हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की क्विक बुक, जिसमें हमारा चल रहा है विश्व का भूगोल। चैप्टर नंबर 32, परिवहन एवं संचार। राइट। तो गाइस, परिवहन एवं संचार यानी कि आपका हो गया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, जो विश्व का भूगोल है उसमें एक बार हम इंडेक्स देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 18 से ये स्टार्ट होता है, उससे ऊपर का जितना भी पोर्शन है वो भारत का भूगोल था। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए कि हम लोग क्या-क्या टॉपिक कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो है ना एक कवर हो चुके हैं। ठीक है, मैं एक आप इससे एक बार इस पे नज़र डाल लीजिए। अभी जो फ़िलहाल हमारा होने वाला है वो है ये। क्या है चैप्टर नंबर 32। कौन-सा है? चैप्टर नंबर 32 है। ठीक है, उसके बाद की कहानी भी आप देख लीजिए कि हमें और आगे क्या-क्या पढ़ना है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि भैया अभी और कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद गाइज़ एक चीज़ बड़ी अच्छी है इस बुक में। इस बुक में देखिए चैप्टर नंबर 40 में क्या है, प्रादेशिक भूगोल। ये भी हम करेंगे, मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। क्या नदी, क्या वनस्पति, क्या हर चीज़ यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। तो जितने भी हैं उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप है, जितना भी कुछ है सब हम देख लेंगे। ठीक है, ये बेस्ट बुक मुझे लगती है कि अगर आप इस बुक को कर लेंगे तो इसके अलावा अगर आप नहीं भी करेंगे ना कुछ और, तो भी काम चल जाएगा आपका। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं ना चैप्टर से अपना। तो चैप्टर स्टार्ट हो गया हमारे यहाँ। तो इसे थोड़ा-सा कहानी को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे है सबसे पहले सामान्य परिचय। हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट की, हम बात करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन की। तो सामान्य परिचय यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन की यहाँ पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। इसने लिखा है वस्तुओं या व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन को आप क्या बोलते हैं? परिवहन। यानी एक स्थान से अगर आप दूसरे स्थान पे जा रहे हो तो जो आवागमन है, आना-जाना है, उसको आप क्या बोल रहे हैं? परिवहन बोल रहे हैं, राइट? ठीक है। फिर उसके बाद इसने कहा जबकि संदेश, विचार, दर्शन आदि का आदान-प्रदान हो रहा है तो उसे आप क्या बोल रहे हैं? संचार। यानी कोई व्यक्ति इधर-उधर जा रहा है तो उसे आप परिवहन बोलते हैं, लेकिन कोई संदेश यानी कि कोई आप मैसेज भेज रहे हैं, विचार, कोई सोच आपकी, कुछ विचार है जो इधर से उधर जा रहे हैं। ठीक है? तो चलिए ऐसे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मतलब समझ गए, कोई आदमी इधर-उधर जा रहा है तो परिवहन है। अगर संदेश, विचार, दर्शन ये सब जा रहे हो तो क्या है? कम्युनिकेशन यानी कि संचार है। ऐसे का परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा कहे जाते हैं, क्योंकि देश में व्यक्ति, वस्तु, तकनीकी आदि का प्रभाव ये इन्हीं पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब आपके लिए ये परिवहन या संचार जो है आपके देश की क्या है, आपकी लाइफलाइन हो सकता है कि बिना इसके आपका देश आगे भी हो सकता है, इसके साथ आपका देश बहुत मतलब आगे पीछे हो सकता है, मतलब डेवलप हो सकता है, डेवलपिंग हो सकता है, बहुत बुरी हालत में भी हो सकता है। ठीक है। इसमें लिखा है परिवहन संचार किसी भी देश की क्या है, आर्थिक संपन्नता और क्या है, विकास के मापदंड होते हैं। यानी कि अगर ये बहुत बेहतर है, आप आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो बेहतर हो सकते हैं, विकास आपका तेज़ी से हो सकता है। अच्छा, परिवहन या संचार के अभाव के कारण ही आज भी अनेक जो है अफ्रीकी देश जो है आधुनिक विकास की दौड़ में पीछे रह गए। यानी अगर हम डेवलपमेंट की बात कहते हैं तो अफ्रीकी देश बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ गरीबी बहुत है, जहाँ पे पैसा नहीं, जहाँ परिवहन संचार की अच्छी व्यवस्था नहीं, वो अभी भी बहुत पीछे है। अच्छा, सड़कें, रेल मार्ग, स्थलीय परिवहन के क्या है, भाग है। यानी इसने कहा अगर आप जो स्थलीय परिवहन, एक होता है स्थलीय हो गया, पानी में भी होता है, हवा में भी होता है, तो स्थलीय की बात करें। तो स्थलीय परिवहन के लिए आप सड़कों का यूज़ करते हैं, रेल मार्ग का यूज़ करते हैं। जबकि रेल क्या है, जल मार्ग और वायु मार्ग जो है परिवहन के अन्य 2 प्रकार हैं। मतलब आप स्थल से भी चल रहे हैं, आप वायु से भी चल रहे हैं, आप जल से भी चल रहे हैं। पाइपलाइनें जो है आपकी क्या है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और तरल अवस्था में अयस्कों जैसे पदार्थों का परिवहन करती हैं। यानी कि पाइप है, पाइप। आजकल आप देखते होंगे कि पेट्रोलियम को पाइप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। नेचुरल गैस को भी भेजा जाता है, आपका तरल अवस्था में को भी, मतलब इन सब चीज़ों को जो है ना एक स्थान से दूसरे स्थान किसकी हेल्प से भेजा जाता है? पाइपलाइन की हेल्प से भेजा जाता है। आगे बढ़ते हैं। परिवहन जाल की बात करते हैं। अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है, परिवहन जाल कहलाता है। यानी कि परिवहन जाल ऐसे मान लो, सड़क चल रही है, सड़क के बाद आपको कहीं जाना है, ट्रेन से चले गए। अब बहुत सारी सड़कें हैं, बहुत सारी ट्रेनें हैं, ये सारे, तो ये सब आप जब एक साथ देखते हो तो वो एक जाल की तरह होता है। ठीक है, मतलब ये जो परिवहन जिन-जिन चीज़ों से हो रहा है, आप उन सबको जब या परिवहन सड़क एक जा रही है, ये एक ये पूरा एक जाल बनाता है। ठीक है? वैसे वायु में भी होता है, वैसे जल में भी होता है। ठीक है? तो एक जाल बनाता है, इसे ही परिवहन जाल करिए। अब इसने कहा स्थल परिवर्तन, हमने कहा ना 3 तरीके थे, जल में भी हो रहा है, वायु में भी, स्थल में भी। स्थल में आप किसके थ्रू कर पा रहे हैं? या तो आप सड़क से करेंगे या रेल से करेंगे, तो सड़क परिवहन मार्ग, ठीक है? यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट रूट। किसी देश के आर्थिक और सामरिक विकास में सड़क परिवहन का विशेष महत्व है। यानी कि अगर किसी देश का आपको आर्थिक महत्व देखना, विकास देखना है या सामरिक
विकास की बात करें तो वहाँ सड़कों का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर इसमें लिखा है छोटी दूरियों के लिए जो है सड़क परिवहन, रेल परिवहन की अपेक्षा क्या होता है आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। मतलब अगर आपको 10 किलोमीटर जाना है तो भैया आप 10 किलोमीटर कोई ट्रेन से तो नहीं जाओगे, ठीक है? आप सड़क से जाइए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक, अब इसमें लिखा है सड़कों द्वारा माल का परिवहन जो है महत्वपूर्ण होता होता जा रहा है क्योंकि इसके द्वारा घर-घर तक वस्तुओं को पहुँचाया जा सकता है। मतलब इसने कहा कि माल का परिवहन करना है आप सड़कों के से जाइए। अगर ट्रेन से आओगे तो भैया आप ट्रेन मान लेते हैं स्टेशन पे छोड़ देगी, उसके बाद आपको घर तक जाना है तो आपको फिर रोड पे आना पड़ेगा। इससे अच्छा डायरेक्ट रोड से ही चले जाएँ। तो ये कहने का इसका तात्पर्य है कि मतलब ज़्यादा बेस्ट है कि अगर माल परिवहन करना है सड़कों से चले जाओ। ठीक, घर-घर तक जा सकते हैं। विश्व में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई यूएसए में सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई कहाँ देखी गई? यूएसए में देखी गई। उसके बाद भारत है, चाइना है, ब्राज़ील आता है, ठीक है? कुछ अन्य स्रोतों में हम देखें तो चाइना सेकंड नंबर पे दिखा रहा है, ठीक है? विश्व के प्रमुख महामार्गों का विवरण निम्नलिखित है। महामार्ग की बात करते हैं। जैसे महामार्ग मतलब जो सबसे लंबी-लंबी सड़कें होंगी, ठीक है? मतलब एक हज़ारों किलोमीटर में चल रही होंगी, उसकी बात। तो देखिए एक हो गया आपका पैन अमेरिकन महामार्ग, पैन अमेरिकन, ठीक है? ये जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के प्रमुख देश यानी कि कनाडा हो गया, अमेरिका, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, अल साल्वाडोर हो गया, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली होकर क्या है अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक जाता है। अब यहाँ पे एक मैप भी दे रखा है। मतलब ये कह रहा है भैया आप कनाडा यहाँ से कहीं से स्टार्ट हो रहे हो, ऐसे जा रहे हो, नॉर्थ अमेरिका पूरा करते हुए आप साउथ अमेरिका में चले गए, साउथ अमेरिका में भी बिल्कुल आप यहाँ ब्यूनस आयर्स तक चले गए। ठीक है? ये बोला इसने। तो इसका नाम था आपका इस सड़क का नाम क्या कह रहा है? पैन अमेरिकन महामार्ग, ठीक है? चलिए, महामार्ग देखिए यहाँ लिखा है पैन अमेरिकन हाईवे, ठीक है? तो ये नॉर्थ अमेरिका के इतने सारे देशों को कवर करता हुआ आपका देखिए सारे कंट्री लिखे भी इनफैक्ट इसके आगे लिखा भी हुआ है, ठीक है? ठीक है। यहाँ से लिखा हुआ है जगह का नाम लिखा हुआ है और कहाँ तक ब्यूनस आयर्स कहाँ पे है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में पहुँच गया, ठीक है? अ अब आ जाते हैं हाँ, विश्व का सबसे लंबा महामार्ग कितना है 48,000 किलोमीटर होने के कारण क्या है इसका नाम किसमें आता है गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आता है यानी कि ये 48,000 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक है? अब आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया महामार्ग। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के चारों तरफ जो है किनारे-किनारे सभी राज्यों को से होकर जैसे सपोज़ ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो ये ऐसे करके पूरा घूम गया है ऑस्ट्रेलिया। ये विश्व के सबसे लंबे महामार्ग यानी कि 14,000 प प 500 उम, किलोमीटर का है, ठीक है? ये सेकंड नंबर पे आता है। फिर है एक आता है ट्रांस साइबेरियन महामार्ग। अब ये कहाँ मिलेगा भाई? साइबेरिया कहाँ पे है? तो साइबेरिया आपका रशिया में है ना? तो यहाँ पे ये जो है ना ये सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर कहाँ पे है व्लादिवोस्टोक तक जा रहा है और 11,000 किलोमीटर का है। मतलब जब आप रशिया बनाते हैं ना, तो ये यहाँ से कहीं स्टार्ट रशिया बहुत बड़ा है। तो ये रशिया यहाँ से कहीं स्टार्ट होके बिल्कुल एंड में रशिया के यहाँ पे कहीं पे खत्म होता है, ठीक है? ये आप क्या करोगे ना अपना वर्ल्ड मैप खोल लीजिएगा, उसमें आपको दिख जाएगा आसानी से क्योंकि और मैप तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ कहीं है। ठीक है, जो था वो मैंने दिखा दी। अब इसमें लिखा है आपका ट्रांस कनाडा महामार्ग। फ्रांस कनाडा में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। ये कनाडा के पश्चिमी तट पर स्थित वैंकूवर विक्टोरिया से लेकर अटलांटिक महासागर में स्थित न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन्स तक कनाडा के सभी 10 राज्यों से होकर गुजरता है। मतलब आप जब ऐसे करके बनाएँगे ना ये देखिए यहाँ पे। ये यहाँ पे मान लेते हैं कनाडा है। कनाडा कितना है, कहाँ है? ऐसे मान लेते हैं ऐसे, ठीक है? ये उम, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ना इसे ऐसे मान लो कनाडा ये ऊपर वाला कनाडा है, नीचे वाला यूएसए है, उसके नीचे आता है मेक्सिको, ठीक है? तो कनाडा ने इतने का पश्चिमी साइड से वैंकूवर से स्टार्ट होता है और ऐसे चलते हुए 10 राज्यों को कवर करते हुए यहाँ पे आता है। यहाँ पे कौन-सी जगह है गाइस? तो यहाँ पे इसने लिखा है न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन्स तक आता है, ठीक है? टोटल 10 राज्यों को कवर कर रहा है। अच्छा, ये विश्व का चौथे नंबर का है। इसकी जो लंबाई है वो 7,821 किलोमीटर है, ठीक है? अब यहाँ देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, ठीक है? अभी तो भारत की बात हो रही है, ठीक है? जब आप भारत ऐसे करके बनाते हो ना, ठीक है? ऐसे करके कुछ भारत बन रहा है, ठीक है? अब देखिए ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये दिल्ली यहाँ पे है, दिल्ली से स्टार्ट होते हुए मुंबई चला गया, मुंबई से चेन्नई चला गया, चेन्नई से कोलकाता चला गया, कोलकाता से वापस से दिल्ली चला गया। तो ये 4 चतुर्भुज टाइप का बना रहा है। तो ये 5846 किलोमीटर का है, राइट? फिर उसके बाद आता है चीन राष्ट्रीय राजमार्ग 010, ठीक है? ये आपका टोंगजियांग
से लेकर कहाँ पे सान्या हैनान के बीच में 5700 किलोमीटर का है। फिर है यूएस मार्क 20, ठीक है। स्टार्टिंग वाले तो सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक तो स्वर्णिम चतुर्भुज तक आप देखिएगा। फिर इसमें लिखा है बॉस्टन से लेकर, ये जो यूएस का है बोस्टन, बोस्टन यानी कि मैसाचुसेट्स से कहाँ है न्यूपोर्ट, क्या है ऑरेगन, ऑरेगन के बीच का है और ये 5415 का है, ठीक है। ये स्टार्टिंग यहाँ तक वाले तो आप याद रखिएगा, ठीक है। ये भी दो ही हैं छोटे छोटे, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए रेल परिवहन मार्ग के रेल ट्रांसपोर्ट रूट की बात, अभी हमने किसकी बात करी थी, सड़क, सड़क की बात करी, अब रेल की बात कर लेते थोड़ी सी। अब देखिए गाइस, और गाइस अगर आप लोग को प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब रेल परिवहन मार्ग की बात करते हैं, रेल ट्रांसपोर्ट रूट की बात करते हैं, तो इसने का प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब होता है आपका 1835 में इंग्लैंड में हुआ था सबसे पहला, 1835, ठीक है। वही वही पहली रेलगाड़ी मैनचेस्टर से लिवरपूल के लिए चलाई गई, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ जा रही है, मैनचेस्टर से लिवरपूल, ये इंग्लैंड में ही आप देखेंगे, ठीक है। वहां पहली रेलगाड़ी चलाई गई है। अच्छा, विश्व के सबसे सर्व प्रमुख रेल मार्ग की बात करते हैं तो सबसे पहला है यहाँ पे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, राइट। वही वही वाली जगह है जो जैसे रशिया होता है ना, रशिया में जो सड़क हमने देखी यहाँ से यहाँ तक जाती है, तो रेल मार्ग भी जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, 9289 किलोमीटर का है। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से कहाँ, व्लादिवोस्टोक, सड़क भी यहीं जा रही थी, देखिए सड़क साइबेरिया, तो पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग से कहाँ पे है, व्लादिवोस्टोक, यही सड़क भी जा रही है, इसके पड़ोस में रेल भी जा रही है, मतलब ट्रैक भी जा रहा है, रेलवे ट्रैक, ठीक है। इसके प्रमुख स्टेशन, अब जब आप इस रेल लाइन पे चलेंगे ना तो आपको कुछ कुछ स्टेशन मिलेंगे, जैसे आपको मॉस्को मिल जाएगा, आपको ओमास्क मिल जाएगा, नोवोसिविर्स्क जो भी है, फिर है इट चीता, ये सारे मतलब बहुत सारे मिलेंगे, तो यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं गाइस, हाँ मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही उसके लिए आई एम सॉरी, कोई बात नहीं आप पढ़ लीजिए। फिर एक हो गया, ये मतलब हमने ये बात करी है रशिया की, कर ली, ठीक है, रशिया में एक हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे देखें कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, ठीक है। अब देखिए फिर वही कनाडा का हिसाब किताब वही वाला है, वैंकूवर हो गया, मतलब जैसे हमने अभी सड़क देखी थी ना, कनाडा में सड़क देखी थी हमने, ये वाली जो ये सड़क जा रही थी, वहीं पे आपकी रेलगाड़ी भी चल रही है, ठीक है, देखते हैं। तो तो ये रेल मार्ग कनाडा के पूर्वी छोर पर स्थित क्या है आपका, मॉन्ट्रियल से पश्चिमी छोर पर वैंकूवर शहर तक है, मतलब फिर वही वाली बात है, मॉन्ट्रियल जो भी यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है, और वैंकूवर आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। देखिए मैप है इसलिए मैं इस मैप में दिखा दे रही हूँ, बार-बार मैं मैप तो नहीं खोलूँगी, यहाँ से कहीं यहाँ तक आपको पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे पूरी सड़क भी यहीं की थी और पूरा ट्रेन का भी हिसाब-किताब आपको यहाँ मिल रहा है। अच्छा, इसकी लंबाई देखिए 5600 किलोमीटर हो गया। ये रेल मार्ग मॉन्ट्रियल, सडबरी, विनिपेग, फिर है रेजिना नगर, इन सब से होता हुआ रॉकीज पर्वत के किकिंग दर्रे से होता हुआ क्या है, वैंकूवर तक जाता है। मतलब इसने कहानी कही है कि यहाँ पे रॉकीज पर्वत एक पूरा एक रॉकीज पर्वत की एक वो आती है, क्या बोलते हैं, रेंज आती है, ठीक है। तो वहाँ पे एक दर्रा है, उससे होते हुए कहाँ पहुँच गया ये, वैंकूवर, मतलब उसके अंदर से होता हुआ वैंकूवर चला गया। तो गाइस अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। अब आ गया सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, ठीक है। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, यूएसए मिलेगा। उसके पूर्वी तट पर स्थित है एक जगह न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से पश्चिमी तट पर सैन फ्रांसिस्को है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर ले तो यूएसए में, अब इसमें लिखा तो नहीं गाइस, लेकिन आप अपनी एटलस खोलिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहा है कि न्यूयॉर्क से ये सैन फ्रांसिस्को तक की बात कर रहा है, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा नेट पे, मैंने जगह बता दी, ढूंढ आप लीजिएगा, ठीक है। फिर इसने कहा कि ये यूएसए का सबसे लंबा है रेल मार्ग। फिर है एक हो गया कैप काहिरा रेल मार्ग। अच्छा, कैप काहिरा रेल मार्ग ये आपको मिलेगा अफ्रीका में। तो ये जो है साउथ अफ्रीका के केप टाउन को मिस्र की राजधानी काहिरा से जोड़ता है। मतलब जब आप ऐसे करके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ऐसे करके बनाते हैं, ऐसे कुछ बनता है, ठीक है, ऐसे करके बनता है, ठीक है, ऐसे ही शायद बनता है थोड़ा बहुत, तो देखो बिल्कुल तो नहीं बन पाएगा। हुँ, तो यहाँ पे आपका है साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका, और यहाँ पे आपका है मिस्र, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह है केप टाउन से होता हुआ काहिरा, मिस्र की राजधानी है काहिरा, वहाँ तक जा रहा है ये, ठीक है। तो ये अफ्रीका का सबसे लंबा हो गया। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है आपका ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए ये लोग। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर अवस्थित है पर्थ, यानी कि जब आप ऐसे करके ऑस्ट्रेलिया बनाते हैं ना, ऐसे ही बनता है कुछ। तो यहाँ पे आपको पर्थ कहीं मिल जाएगा और पूर्वी तट पे आपको सिडनी मिल जाएगा। तो यहाँ तक का ये रेल मार्ग है, ठीक है। ये कालगुरली, फूलगाड़ी, एडिलेड होते हुए निर्मित किया गया है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा, मतलब यहीं बीच-बीच में आपको ये स्टेशन मिल जाएँगे। फिर ट्रांस एंडीज़ रेलवे, अब ये कहाँ पे है भैया, एंडीज़ पर्वत कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। दिखा देते हैं, ये साउथ अमेरिका का तो मैप है ऑलरेडी इसमें। तो देखिए एंडीज़ पर्वत वाली जो रेंज है ना, एंडीज़ वाली रेंज ये वाली है, ठीक है, यानी यहीं पे वो रेल मार्ग मिल जाएगा आपको, ठीक है।
तो देखिए तो कहाँ है? तो ये रेल मार्ग कहाँ से रेल मार्ग ब्यूनस आयर्स को जो है चिली के वालपेरोस वालपैराइज़ो से जोड़ता है। मतलब आप ऐसे करके जब बनाते हैं ना ये क्या बनाते हैं आप ऐसे करके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट बनाते हैं तो यहाँ पे ब्यूनस आयर्स है, ब्यूनस आयर्स से चिली की एक जैसे यहाँ पे चिली है, ये वाला चिली है, ये अर्जेंटीना है, तो यहाँ पे ब्यूनस आयर्स है और यहाँ पे आपका ये मिल जाएगा पैरेज़ो जो भी है, ठीक है? तो यहीं पे बाकी है भैया थोड़ी मेहनत आप भी कर लेना, ढूँढ लेना आप लोग मिल जाएगा आसानी से। जगह मैंने बता दी है, तो अब आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे लिखा है यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल, ठीक है? ये जो है आपका पेरिस फ्रांस को जो है पोलैंड यानी कि वार्सा से जोड़ता है। अब अब यूरोप में पहुँचेंगे तो यूरोप कुछ इस तरह का बना हुआ है, कुछ गुटुर-मुटुर और ऊपर थोड़ा यूके का पार्ट है, यहाँ पे पानी है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस के बाद जर्मनी के बाद यहाँ पे ऐसे करके पोलैंड आ जाता है। तो इसने कहा फ्रांस का पेरिस है, पेरिस से यहाँ पे क्या है वार्सा यहाँ तक जाता है, ठीक है? फिर इसमें लिखा है ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे, ठीक है? ये फ्रांस पेरिस और टर्की इस्तांबुल यानी कि फिर आप ऐसे करके वो बनाएँगे क्या बोले यूरोप है, तो यूरोप में फ्रांस यहाँ कहीं है, तो यहाँ से यहाँ पे है आपका टर्की, तो यहाँ तक ऐसे कहीं जा रहा है, ठीक है? कैसे जा रहा है ये बाकी आप देख लेना। अब देखिए यहाँ पे लिखा है जल परिवहन मार्ग, ठीक है? सड़क की हमने बात कर ली, ठीक है? फिर हमने किसकी बात करी? ट्रेन की भी बात कर ली हमने भाई। अब हम जल में परिवहन हो रहा है उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है? तो स्थल मार्ग तो हमने कर लिया, अब जल में आ गए हम लोग, ठीक है? अब फिर से वही गाइस अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। समुद्री मार्ग की बात करते हैं, ठीक है? तो जो महासागर ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो सभी दिशाओं में आने-जाने का महामार्ग उपलब्ध कराते हैं, ठीक है? कुछ प्रमुख देख लेते हैं। देखिए अब एक जल में जाने से पहले आप देख लीजिए जल है कहाँ-कहाँ? जैसे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट अब बिल्कुल ऐसा तो नहीं दिखता, मैंने बना दिए। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ये रहा यूरोप आपका, यूरोप के नीचे है आपका अफ्रीका, अफ्रीका के इधर है आपका ये वाला थोड़ा और बड़ा है एशिया, ठीक है? और यहाँ पे आपको ऐसे करके ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, ठीक है? अब ऐसा तो नहीं है और मैंने आपको बता दिया बस। अब देखिएगा ये बात हो गई, अब हम पानी बना लेते हैं थोड़ा-सा। तो पानी में यहाँ पे आपको मिलेगा अटलांटिक ओशन, ये वाला नॉर्थ अटलांटिक ओशन, यहाँ पे है साउथ अटलांटिक ओशन। मतलब नॉर्थ अटलांटिक ओशन आपको किसके बीच में मिलेगा? यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में, साउथ अटलांटिक आपको अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एशिया है तो यहाँ पे आपको हिंद महासागर मिलता है, आप जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे आपको ना भूमध्य सागर मिलता है, ठीक है? फिर उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन मिलता है, ये नॉर्थ वाला, ये साउथ वाला। अब पूरा गोल जब घूमते हैं तो यही वाली बात हो गई, नॉर्थ पैसिफिक ओशन हो गया, यहाँ पे आपका साउथ पैसिफिक ओशन मिल गया, ठीक है? पैसिफिक, नॉर्थ ऊपर वाला नॉर्थ, यहाँ पे ऐसे करके वो हो जाता है इक्वेटर, क्या बोलते हैं उसको, भूमध्य रेखा के ऊपर नॉर्थ, भूमध्य रेखा के नीचे साउथ। तो ये पानी है हमारे पास ऑलमोस्ट, और नीचे अंटार्कटिका है, आर्कटिक ओशन ऊपर मिल जाएगा बीच में, और जो भी चुटपुट और भी होंगे, तो छोटे-छोटे और भी पानी हैं, जिनकी हम बात कर लेते हैं। तो फिलहाल इतना ही है, ठीक है? आई होप आपको इतनी बात समझ में गूँज-गूँज सा लग रहा है, तो आप एक बार वीडियो को वापस से देखिए, आप समझ जाएँगे। नहीं तो अपनी वो खोलिए, एटलस खोलिए, एटलस तो ज़रूर रखना भाई, बिना एटलस के काम नहीं चलेगा। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसने कहा उत्तरी अटलांटिक महासागर, अभी हमने देखा उत्तरी अटलांटिक महासागर कहाँ था? हमने देखा कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में जो पानी है उसको हम बोलते हैं अटलांटिक सागर, महासागर, मतलब समुद्री मार्ग जो भी, वो भी उत्तर की साइड में है तो उत्तरी। ये मार्ग जो है औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के 2 प्रदेशों यानी कि नॉर्थ क्या है उत्तर पूर्वी यूएसए और क्या है पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। देखिए ये वाली साइड को और ये वाली साइड को मिला रहा है। तो पश्चिमी यूरोप हो गया, इधर से उत्तर पूर्वी यूएसए हो गया। ठीक है, इन दोनों को मिला। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इस मार्ग 1/4 बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस मार्ग से हो रहा है, ठीक है? इसलिए विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है भाई। आपको लगेगा यार कि क्या ही व्यस्त होगा। आप जब इसे ना सैटेलाइट से देखते हो तो आप देखोगे ना ऐसे आपको वो दिखेंगे, क्या बोलते हैं जहाज, आपको जगह नहीं मिलेगी। ऐसा लगता है जैसे महाकुंभ में भीड़ थी ना, वैसा ही दिखता है पानी में भी। ठीक है, विश्व का 1/4 विदेशी विदेशी व्यापार इस मार्ग द्वारा जो है
परिवहित होता है, ठीक है? मतलब व्यापार यहीं से हो रहा है, इसलिए 1/4, ठीक है? इसलिए विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री जलमार्ग है और दूसरा जो है दूसरे अर्थों में अगर हम बात करें तो ये बृहत ट्रांसमार्ग भी कहते हैं इसको। बृहत ट्रंक बृहत ट्रंक मार्ग, ठीक है? बोल रहे हैं इसको, इम्पोर्टेंट सी बात है ये। अच्छा, एक हो गया भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। अब भैया भूमध्य सागर मैंने आपको दिखाया था, आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो वापस पीछे जाओ। ये बार-बार मैं नहीं बना पाऊँगी, बनाना तो पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका यूरोप, यूरोप के नीचे होता है अफ्रीका। मैंने कहा इसके बीच में भूमध्य सागर था। ऐसे-ऐसे करते हैं कहीं जाते हैं, तो जब ये होता है यहाँ पे एशिया बनता है, तो एशिया में यहाँ पे भारत बन जाता है, ठीक है? तो यहाँ से ऐसे करके कुछ हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे हिंद महासागर या भूमध्य महासागर है, राइट? इन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं। तो ये इनका ये समुद्री मार्ग जो है प्राचीन विश्व के हृदय कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है। मतलब पहले तो ये जो होता था ना व्यापार यहीं से हो रहा है, ठीक है? अगर आपको पूरब की साइड आना है, भारत की साइड आना है, चाइना की साइड है, यहीं से आ रहे हो आप। तो यहाँ पे लिखा है पोर्ट साइड, ये आपको मिलेगा यहाँ पे कहीं, पोर्ट साइड यहाँ कहीं मिल जाएगा मिस्र में, राइट? फिर यहाँ पे अदन भी मिल जाएगा यहाँ पे। फिर आ जाते हैं आप डायरेक्ट भारत में, मुंबई आ गए। मुंबई के बाद कोच्चि आ गए, कोच्चि भी आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ कोलंबो है, सिंगापुर है, यानी कि आप साउथ ईस्ट एशिया में पहुँच गए, ठीक है? यहाँ पे जब इंडोनेशिया वाली कहानी चलती है तो यहाँ आ गए आप लोग, ठीक। तो ये विश्व का दूसरा सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है, यानी कि दूसरा सबसे खतरनाक यही है, यहीं से व्यापार हो रहा है, राइट? ठीक है, अब आते हैं पनामा। पनामा नहर जलमार्ग, ये कहाँ मिलेगा भाई? तो पनामा नहर में यहाँ पे ये देखिए, गाइस यहाँ पे ना क्या होता है, ये नॉर्थ अमेरिका, ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है। अब यहाँ पे कहानी होती है, यहाँ थोड़ी-सी जगह खाली है, मतलब पानी बह रहा है बीच में, दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में पानी बह रहा है, ठीक? उसके ऊपर हालाँकि हमने पुल बना दिया है इधर से उधर जाने के लिए, ठीक है? और बीच में नहर बना दी। भाई इधर से इधर जाने के लिए एक नहर बना दी है, हमने कहा भाई इधर से इधर चले जाओ, क्या आप घूम के जाओगे, इतना पैसा लगाओगे, इससे अच्छा यहीं काट-पीट के जगह बना दो। तो नहर बना दी हमने बीच में, बड़ी-सी, ठीक है? ये इसको हमने बोल दिया पनामा नहर, क्योंकि वहाँ पे एक जगह है पनामा, उसमें ही बना दिया। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक छोटा-सा देश है पनामा, ठीक है? तो ये प्रांत जो है, ये क्या करता है, प्रशांत महासागर को जो है कैरिबियन सागर से जोड़ता है। अब कहानी ये है कि ये जो क्या कर रहा है, ये कर रहा है यहाँ पे पैसिफिक ओशन, ठीक है? इस साइड, और यहाँ पे एक छोटा-सा ना पैसिफिक ओशन है, इस साइड तो हमारे पास ये ओके। तो गाइस देखिए फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पैसिफिक ओशन है और यहाँ पे है कैरिबियन सागर। हालाँकि अटलांटिक महासागर का पार्ट हो गया कैरिबियन सागर। तो ये इन दोनों को ये जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ है कहानी हमारी? यहाँ। अब है इस प्रशांत इसके इसके प्रशांत तटीय किनारे पर क्या है, पनामा सिटी है, और कैरिबियन सागर पर क्या है, कोलोन पत्तन यानी पोर्ट है। यानी कि ऐसे करके जब है बीच में हमने जब बना दिया, ठीक है? ये हमने बना दी, ठीक है? तो यहाँ पे कौन-सी जगह है? यहाँ पे पनामा सिटी है, और यहाँ ये कैरिबियन सागर वाली साइड है, ये पैसिफिक ओशन वाली साइड, प्रशांत महासागर वाली साइड। तो प्रशांत महासागर वाले में पनामा सिटी है और इस साइड पे क्या है आपका, कोलोन पोर्ट है, ठीक है? अब स्वेज़ नहर कहाँ जाती है भाई? ये तो सबको पता है, बच्चों-बच्चों को पता है। नील नदी पे है ये, ठीक है? अब देखिए क्या है, ऐसे करके था ये था ऊपर वाला यूरोप, ठीक है? ये था हमारा अफ्रीका महाद्वीप, राइट? अफ्रीका में यहाँ पे है मिस्र। क्या है? मिस्र। मिस्र नहीं, इजिप्ट बोलते हैं इंग्लिश में, राइट? यहाँ पे है भूमध्य सागर, ठीक है। अब क्या हुआ, कहानी कुछ ऐसी थी कि यहाँ से ये जो ना यूएई वाला टाइप आ जाता है, अरब अरेबिक कंट्रीज़ आ जाती हैं ये। अब कहानी यहाँ पे है लाल सागर, ठीक है? कौन-सा है? लाल सागर। अब कहानी ये है कि ऐसे करके व्यापार हो रहा था भाई। यूरोप से लेकर ऐसे नीचे जा रहे थे, नीचे जा रहे थे, ऐसे-ऐसे करके ऐसे भारत में आ रहे थे यहाँ कहीं, ठीक है? इन्होंने कहा भाई ये तो बहुत बड़ा रास्ता है, छोटा करा जाए इस रास्ते को। ठीक है, तो कहानी ऐसी आई कि इनने कहा छोटा कैसे करा जाए भाई? चलो करते हैं छोटा। अब इसने कहा यहाँ से यहाँ, यहाँ करते हैं, यहाँ से एक नहर बना देते जो लाल सागर में चली जाए सीधा। यानी कि काट-पीट के यहाँ एक नहर बना दो भाई, तो इतना घूम के नहीं आना पड़ेगा। तो इसने कहा यहाँ से यहाँ से, यहाँ से यहाँ से, यहाँ से, यानी इतनी टाइम बच गया, इतना मतलब टाइम बच गया नॉर्मली। ठीक है, पेट्रोल, डीज़ल जो भी डल रहा होगा वो भी बच गया। बहुत पैसा बच गया मतलब, ठीक है। तो यहाँ स्वेज़ नहर बन जाती है, नील नदी है यहाँ पे, नील नदी के उससे होते हुए इधर बन जाती है, ठीक है। कहाँ? मिस्र में बन रही है, ठीक है। अब चलते हैं। अब कहानी सुना दी मैंने, अब पढ़ लेते हैं। अरे विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, मतलब भाई ये मानवों ने बनाई है। इसका निर्माण कार्य जो है आपका, देखिए ये सब इम्पोर्टेंट है। फ्रांसीसी इंजीनियर थे जिनका नाम था फर्डिनेंड लेसेप्स, ठीक है। इनकी देख-रेख में कब हो रहा है? 1869 में हो रहा है, ठीक है।
और 1869 तो 1869 में क्या होता है, ये खोल दिया गया परिवहन के लिए 17 नवंबर, ये डेट याद रख लो चलो। तो ये क्या है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया आपको, ठीक है। भूमध्य सागर में क्या होता है, स्वेज नहर के तट पर कौन सी जगह है, पोर्ट साइड है, और स्वेज नहर की खाड़ी में क्या, पोर्ट स्वेज बंदरगाह। यानी कि जब नहर ऐसे बन रही है ना, तो ऊपर है भूमध्य सागर, नीचे है लाल सागर, तो यहाँ पे कौन सा पोर्ट है, वो है आपका पोर्ट साइड, और जो नीचे लाल सागर में मिल रहा है वो कौन सा है, वो है आपका पोर्ट स्वेज, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, स्वेज नहर प्राधिकरण, ठीक है, के अनुसार स्वेज नहर की प्रारंभिक लंबाई इसने कहा कितनी है, 164 किलोमीटर है, मतलब ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर लंबी ये नहर है, ठीक है। ये कहानी थी 1869 की, जबकि अब वर्तमान बाईपास सहित इसकी जो लंबाई हो गई, बढ़ गई यहाँ पे 193 किलोमीटर हो गई, ठीक है। तो इस नहर के समीप क्या है आपका, मेंजाला झील, तिम्सा झील, ग्रेट बिटर झील है आपका, लिटिल बिटर झील है, राइट, ये सब है। उत्तर से दक्षिण में क्रम से लिख दिया है इसने। सुएज नहर विस्तार परियोजना, ठीक है। अब इसमें 2015 की कहानी हो रही है। इसमें कहता है मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा इस परियोजना का क्या कर दिया गया, उद्घाटन कर दिया गया। और इसमें क्या होता है, सुएज नहर की कुल जो है 72 किलोमीटर का विस्तार किया गया, मतलब इसमें 72 किलोमीटर ऐड करा। इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है, यातायात गतिविधियों को और सुगम बना दो भाई, जहाज़ों को दोनों दिशाओं में आवागमन की सुविधाएँ दे दो भाई। और इस मतलब कि जैसे-जैसे ये नहर है, पहले पतली-सी होगी, एक बार जा रहे हैं तो भैया अब तुम साइड में खड़े हो जाओ, तुम्हारे जाने की जगह नहीं है वापस, यहाँ जाने की जगह नहीं। अब इन्होंने कहा भाई ऐसा बनाओ कि आए भी, जाए भी, ठीक है। तो भैया इतनी बढ़ा दो कि आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं साथ-साथ, ठीक है। भाई टाइम क्यों वेस्ट करना, ठीक? ऐसा कुछ। चलो, अब यहाँ पे हो गया आवागमन। अब इस घोषणा के दौरान राष्ट्रपति ने इस परियोजना को विश्व के लिए मिस्र का क्या बोला, विश्व के लिए मिस्र का उपहार बोल दिया, इम्पोर्टेंट सी बात। ये क्या है भाई, ये वही वही कहानी है जो हमने बता दी, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, वो कर लीजिए, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और 2-4 मिनट देखिए। चलिए, अब यहाँ पे लिखा है राइन नदी जलमार्ग, अब ये कहाँ पे है? तो गाइस हम पहुंच गए हैं यूरोप में, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए राइन नदी जो है फ्रांस जर्मनी के, ओके, फ्रांस जर्मनी की सीमा नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है, और इसकी सहायक रूर नदी पूर्व से आकर इसमें क्या होता है, मिलती है। अब देखिए, अब जब आप यूरोप बनाते हैं, ये बना दिया आपने यूरोप, हालांकि यूरोप ऐसा नहीं है, हालांकि ऐसा ही मान लीजिए, ऐसा ही है। यहाँ पे है फ्रांस, यहाँ है जर्मनी, यहाँ है नीदरलैंड, ऐसा करके। तो इसने कहा राइन रिवर क्या है, जर्मनी और फ्रांस से होते, नीदरलैंड से होते हुए नीचे गिर जा रही है, कौन सी, राइन रिवर, राइट। और इसके पूर्व से आके रूर रिवर आ रही है, ठीक है, रूर आ रही है। ये इतनी सी बात इसने कह दी, समझ गए आप। ये फ्रांस था, ये हमने कहा जर्मनी है, ये आपका नीदरलैंड है, राइट। ये है यूरोप की कहानी चल रही है, यूरोप देख लीजिएगा आप। ये नदी एक संपन्न कोयला क्षेत्र से प्रवाहित होती है, यानी कि यहाँ पे आपको कोयला क्षेत्र मिल जाएगा। संपूर्ण नदी बेसिन विनिर्माण क्षेत्र की दृष्टि से क्या है, बहुत ज्यादा संपन्न है, ठीक है। अब इसने कहा कि ये विश्व की सबसे व्यस्तम आंतरिक क्या है, आपका व्यापार मार्ग है, यानी कि भाई सबसे ज्यादा व्यस्त नदी यही है व्यापार के लिए, राइट। इस नदी को जो है कोयला नदी या यूरोपीय व्यापार की क्या है, जीवन रेखा का, यूरोप में कहानी चल रही है तो यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा, या कोयला नदी क्योंकि कोयला क्षेत्र है यहाँ पे। अच्छा, अब इसने कहा कील नहर जलमार्ग हो गया, ये क्या है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। अब ये उत्तरी सागर का है, बाल्टिक सागर का है भाई, ये भी देख, चलो चलो चलो, ठीक है। अब देखिए, ये आपने बनाया यूरोप, ठीक है। अब यूरोप ही समझो इसे, नहीं तो अपने मैप में देखो, यहाँ पे यूके वाला हिसाब किताब आ जाता है, इंग्लैंड विंग्लैंड जिसमें आ जाता है। अब यहाँ पे आता है आपका, यहाँ पे थोड़ा ये वाला आ जाता है, क्या आते हैं वो, क्या बोलते हैं, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन, स्वीडन वाली जगह हो गई, ठीक है। यहाँ ऐसे करके मिलता है यूरोप, ऐसे करके आता है, ठीक है। अब यहीं पे आपका क्या है, दो जगह की बात करी, एक नॉर्थ नॉर्थ सी, यहाँ पे नॉर्थ सी मिल जाएगा, यहाँ पे बाल्टिक सागर, इन दोनों को मिलाने के लिए, ठीक है। कील नहर हो गई। अब इसमें लिखा है, क्या है, लिखा है लुडविग्स नहर, ओके। ये दक्षिणी जर्मनी जर्मनी में अवस्थित है, और राइन रिवर को क्या है, डेन्यूब रिवर से जोड़ती है। यानी गाइस यहाँ पे जर्मनी है, यहीं पे राइन रिवर है, यहीं डेन्यूब है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है। सेंट लॉरेंस जलमार्ग, भाई ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो देखते मिटाते हैं। अब सेंट लॉरेंस कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ इसके लिए आप पहुंच जाइए। देखिए यहाँ लिखा है ओंटारियो झील, वो अटलांटिक महासागर के सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ती है। अब ये आपकी कहानी चल रही है यूएसए की, ठीक है। अब देखिए आप पहुंच जाओ यहाँ, ये गाइस यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ना सेंट लॉरेंस यहाँ कहीं होगा, कहाँ दिखाऊं मैं,
ये यहाँ पे ओंटारियो झील है और यहाँ पे आपको हल्का सा एक पतला सा वो दिख रहा है और यहाँ पे लॉरेंस मिल जाएगा आपको, ठीक है? ये पतला सा जोड़ने के लिए एक नहर बना दी। मतलब इन झीलों को समुद्र अटलांटिक, ये अटलांटिक ओशन है, समुद्र से जोड़ने के लिए यहाँ पे एक नहर बना दी है ये, यही कह रहा है ये। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं क्या कहानी है। तो इसने कहा ओंटारियो झील है, यहाँ पे 5 झील है, उसमें से एक है ओंटारियो, वो अटलांटिक महासागर में है, सेंट लॉरेंस इससे की खाड़ी है, ठीक है? उससे जोड़ने के लिए हमने इस नहर को बना दिया सेंट लॉरेंस जलमार्ग। तो इस नदी के द्वारा क्या निर्मित द्वीप पर कनाडा का प्रसिद्ध शहर है मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल है, ठीक है? मॉन्ट्रियल, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मैप में देखिए फटाक से मिलेगा 2 मिनट में। वोल्गा नदी, वोल्गा नदी की बात कर लेते हैं, ये रशिया पहुंच गए हम। विश्व की सबसे, यह विश्व की एक बड़ी जल प्रवाह प्रणाली है, इसके अंतर्गत क्या है 11,200 किलोमीटर क्या है नौगम्य जलमार्ग उपलब्ध है भाई। कितना जलमार्ग का कितने में आप बोट चला पा रहे हो 11,200 किलोमीटर तक में, ठीक है? इसका जो है निकास कहाँ है कैस्पियन सागर में, ओके। तो कहाँ पे भाई कैस्पियन सागर, वोल्गा, वोल्गा मॉस्को, वोल्गा वोल्गा मॉस्को नहर द्वारा मॉस्को क्षेत्र को इससे जोड़ा गया है, ठीक है? इसमें वोल्गा डॉन नहर, ये थोड़ा गड़बड़ हो गई गलत, ये मैंने गलत, नहीं है तो रशिया में, ठीक है? अब इसका थोड़ा एक काम करते हैं मैप से दिखाते हैं इसे, चलिए गाइस अब दिखाते हैं आपको, ये देखिए कहानी ऐसा है कि यार नहीं है मेरे पास, चलिए पेन भी आ गई। तो गाइस यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे रशिया, यहाँ पे एक वोल्गा रिवर जा रही है भाई ये, और ये कहाँ जाके गिर रही है, ये गिर रही है यहाँ पे, ये कौन सी जगह है कैस्पियन सागर है। और एक यहाँ से ना एक रिवर ऐसे निकलेगी और कहाँ जाएगी, ये आपके ब्लैक सी पे जाती है, ठीक है? अब पढ़ते हैं एक बार जरा देखें कहानी क्या है। देखिए यहाँ पे क्या दिखाया, हुँ। तो ये देखिए वोल्गा मॉस्को नहर एक आ रही है, मतलब वोल्गा रिवर तो ऐसे जा ही रही है, ये वाली जो हम जा रहे थे देख रहे थे। तो एक जा रही थी वोल्गा और ये कहाँ कैस्पियन सागर में गिर रही थी। एक ऐसे नहर जाएगी, ये आपको काला सागर में गिराएगी, ठीक है? वोल्गा मॉस्को, यहाँ पे कोई मॉस्को जगह है, वोल्गा मॉस्को नहर मॉस्को से मिला दे रही है, ठीक है? और वोल्गा और डॉन रिवर ये दोनों यहाँ पे वोल्गा और डॉन के बीच में एक नहर बनती है और ये कहाँ पे गिरती है जाके ब्लैक सागर, कहाँ पे काला सागर तक जा रही है, ठीक है? बस ये एक बार फिर से देख लेते हैं इसे, ठीक है? ये है कहानी, यहाँ पे है कैस्पियन सी, देख पा रहे हैं आप, एक ऐसे जा रही है कैस्पियन सी में, एक नहर ऐसे जाएगी और इसे मिलाएगी ब्लैक सी में, यहीं पे मॉस्को है, मॉस्को से मिलाने वाली भी एक नहर है, ठीक है? बस ये है कहानी इतनी सी, ठीक है? चलो अभी हम इसको साइड करते हैं और अभी अपना शुरू करते हैं कहानी। ओके, यहाँ पे ये आई होप आपको अच्छा लग रहा हो। अच्छा लग रहा है तो भाई फिर से मैं आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ठीक है? विश्व के प्रमुख पत्तन की पोर्ट की बात करते हैं। पत्तन यानी कि जो समुद्र के किनारे पोर्ट होते हैं। विश्व में समुद्र पत्तन का निर्माण विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए महासागरीय तटों पर किया गया। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो ये इसका पोर्ट है, ये पूर्वी साइड में, ये पश्चिमी साइड में, यहाँ पे सागर है, ठीक है? ठीक है? अब इसने पोर्ट मतलब पत्तन, अच्छा, किंतु इसमें कुछ जो है प्राकृतिक पत्तन, कुछ मानव निर्मित, कुछ पोर्ट तो प्राकृतिक रूप से हैं, कुछ हमने बना दिए। उपयोग के आधार पर पत्तनों को निम्नलिखित वर्गों में बाँट दिया गया। एक यहाँ पे लिखा है पोर्ट ऑफ कॉल, ठीक है? ये कहाँ मिलेगा? तो गाइस देखिए, ऐसे पत्तन जिसका उपयोग लंबे समुद्री मार्ग के दौरान जलयान को रोककर जलपान, ईंधन हेतु किया जाता है, वो मतलब भाई आपको जाना है कहीं, अ मान लीजिए आपको 18,000 किलोमीटर की यात्रा संपन्न करनी है। भाई इतनी देर तक तो नहीं चल पाएँगे, ठीक है? इन्होंने कहा ठीक है भाई 900 किलोमीटर चलते हैं, फिर रुकेंगे कहीं पे, वहाँ पे रुक जाएँगे और वहाँ पे खाना-पीना कर लेंगे और ईंधन-विंधन खत्म, फ्यूल खत्म हो गया वो भर लेंगे। तो उस जगह को या उस पोर्ट को जहाँ पे ये रुक रहा है, उसको बोलते हैं पोर्ट ऑफ कॉल बोलते हैं। अब ये कहाँ-कहाँ पे है? ये अदन में देखेंगे आप। ये जो क्या है ये अफ्रीका, सॉरी, हाँ, अफ्रीका महाद्वीप और ये इधर क्या बोलते हैं ये जो अरब अरब देश हैं, वहाँ मिलेगा अदन। सिंगापुर आपको मिल जाता है नॉर्थ ईस्ट एशिया में, होनोलुलु हो गया। तो ये सपोर्ट्स यही काम करते हैं। एक होता है क्या लिखा है आंत्रेपो पत्तन, ठीक है? ऐसे पत्तन का उपयोग किसी एक देश से लाए गए माल को गोदामों में संचयन के पश्चात अन्य किसी देश में भेजने के लिए किया जाता है, मतलब समझ लीजिए। जैसे मतलब मैंने कहा कि अफ्रीका के किसी एक देश से चल रहे हैं, भारत आ गए, भारत के पास, भारत के बाद इसे पहुँचाना कहाँ पे है? आगे वियतनाम तक पहुँचाना है, सपोज़ ये है।
तो इसने कहा अफ्रीका वाले क्या करेंगे ना भाई, नहीं अफ्रीका के इंडिया के बाद हमें कहीं थाईलैंड वाईलैंड पहुँचा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अफ्रीका से आ रहा है, भारत में रुक गया, भारत में हमने उतार दिया। अब ये वाले काम ये यहाँ पे जब भारत में जहाँ जिस भी पोर्ट पे उतार दिया, हमने कहा भैया अब आप जो है देश तक पहुँचा दो, उस देश तक पहुँचा दो। तो ये भेजा देंगे, पहुँचा देंगे मतलब, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे इसमें कौन-कौन से हो गए, एक इसमें रॉटरडैम हो गया, सिंगापुर भी यही काम करता है, कोपेनहेगन भी यही काम करता है, ठीक है। अच्छा, रॉटरडैम नीदरलैंड में हो जाएगा, इधर यूरोप में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें महत्वपूर्ण पत्तन की बात करें, वैंकूवर, वैंकूवर आपका कनाडा में है, देखिए आगे लिखा हुआ है। इसमें ले न्यू ऑर्लियंस, न्यू ऑर्लियंस कहाँ है, कनाडा। देखिए जब आप कनाडा बनाते हैं ना, कनाडा की इस साइड पे वैंकूवर मिलता है। न्यू ऑर्लियंस की बात करते हैं, ये आपका मिलेगा कहाँ पे, यूएसए में मिलेगा। कहाँ, यूएसए। कनाडा के नीचे यूएसए। ये है आपका सेंटोस, यानी कि कॉफी पोर्ट, ब्राजील में मिलता है। जब आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट बनाते हैं, ब्राजील बनाते हैं, यहाँ पे आपको कहीं मिल जाएगा। ये है केप टाउन, केप टाउन कहाँ मिलेगा, साउथ अफ्रीका में मिलेगा, अफ्रीका महाद्वीप पे। काहिरा मिस्र में है, ये भी अफ्रीका महाद्वीप पे ऊपर की तरफ है। फिर इसमें मिलेगा कोपेनहेगन कहाँ है, डेनमार्क, डेनमार्क कहाँ है आपका, यूरोप में मिल जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर यहाँ लिस्बन, लिस्बन कहाँ है, पुर्तगाल, पुर्तगाल कहाँ है, यूरोप में मिल जाएगा नीचे की तरफ, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ, राइट। फिर इसमें लिखा है फ्रीमेंटल, फ्रीमेंटल ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया आप जानते ही हैं। फिर इसमें लिखा है अलेक्जेंडर, सॉरी अलेक्जेंड्रिया, ये आपका मिस्र में है, मिस्र का है, अफ्रीका महाद्वीप में मिल जाएगा आपका। फिर ये यहाँ पे लिखा है योकोहामा, योकोहामा जापान, जापान एशिया में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, चाइना का पड़ोसी पानी में। फिर है मनीला, मनीला फिलीपींस में हो गया, ये आपका साउथ ईस्ट एशिया में मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ थाईलैंड वाईलैंड है। फिर ऐसे ऑकलैंड, ऑकलैंड कहाँ है आपका, न्यू जीलैंड, न्यू जीलैंड कहाँ पे भाई, क्रिकेट तो आप देखते ही होंगे, ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी है, नीचे की तरफ साइड में बिल्कुल, कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, आप देखिए ना, उस साइड से आगे बढ़ जाओ, पानी में मिल जाएगा। फिर इसमें लिखा है मरमांस्क, ये रशिया में, आप जानते हैं। फिर है कोलंबो, ये श्रीलंका में, वो भी आप जानते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पे है आपका, रशिया। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है वाणिज्यिक पत्तन होते हैं कुछ, यानी कि ऐसे पत्तनों का उपयोग मुख्यतः क्या है, वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए किया जाता है। यानी कि आपको भारत में कोई एक जगह है, यहाँ से वस्तु को कहीं किसी और देश में भेजना है, या कहीं से उस वस्तु को अपने देश में लाना है, तो वो वाले पत्तन वाणिज्यिक पत्तन, राइट। जैसे तेल पत्तन हो गए, जैसे तेल पत्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टैंक पत्तन, एक होता है परिष्करणशाला पत्तन। यानी कि एक हो गया आपका टैंकर, सॉरी टेक्निक टैंकर, परिष्करणशाला यानी कि तेल किसी पत्तन यानी कि किसी पोर्ट पे आके रुका, वहां पे उसका परिष्करण होता है, देन आगे बढ़ता है। इसमें लिखा है टैंकर पत्तनों का मुख्यतः तेल को भरने और खाली करने का कार्य किया जाता है। यानी कि जो ये क्रूड ऑयल मान लो, ठीक है, तो इसे इसे आपने क्या करा, उस पोर्ट पे आए, सपोज मुंबई पे आए, तो यहाँ पे हुआ तेल को खाली किया, तेल को भर लिया, ठीक है। जैसे आपका कौन कौन से ऐसे पत्तन है, त्रिपोली है, त्रिपोली लीबिया में है, ठीक है, वहां पे ये काम होता है। फिर है मराकेबो, वेनेजुएला में ये काम होता है। कोच्चि भारत में, कोलकाता भारत में ये काम हो रहा है, तेल को भरने या खाली करने का काम। परिष्करणशाला पत्तन ऐसे पत्तन होते हैं जहां लाए गए तेल को क्या किया जाता है, परिष्करित किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है। क्या होता है, रिफाइनरी होती है वहां पे रिफाइनरी के थ्रू तेल को क्या कहते हैं, परिष्कृत किया जा रहा है। ऐसे कौन से पत्तन है, मतलब भैया आपने क्रूड ऑयल लिया, उसे पेट्रोल डीजल सब बना दिया, ये काम कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे आबादान, ये क्या है, फारस की खाड़ी। अब भैया इतना तो आप जो अरेबिक अरेबिक देश है ना, वहीं पे आपको आबादान फारस की खाड़ी मिल जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है क्या लिखा है, एबरडीन, एबरडीन कहाँ है, स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड का है भाई। तो स्कॉटलैंड कहाँ है, ये यूके में मिल जाएगा आपको, यूरोप के ऊपर आप देखेंगे मिल जाएगा। चलिए ये फिर उत्तर सागर में तेल की खोज के बाद इसका उपनाम, मतलब उत्तर सागर वहीं पे है आपका, यूरोप है, यूरोप के ऊपर यूके है, यहाँ बीच में आपको पानी मिलता है, वहीं पे आपको उत्तर सागर मिल जाएगा, वहां पे तेल की खोज हुई, तो इसका उपनाम क्या हो गया, इसमें एनर्जी कैपिटल ऑफ यूरोप हो गया, ठीक है, यूरोप की कहानी चली। अब इसमें लिखा है नौसैनिक पत्तन है भाई। तो इसमें क्या लिखा है, इस प्रकार के पत्तन का उपयोग क्या है, नौसैनिकों द्वारा जहाजों के रखरखाव या अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। मतलब नौसैनिक यूज करते हैं जहाजों के रखरखाव, जैसे उनके जहाज वहाज होते हैं, तो उसको भैया कहीं तो रोकना पड़ेगा, ऐसा कुछ। जैसे भारत में कोच्चि में ये काम होता है, पाकिस्तान में क्या है, ग्वादर पोर्ट में ये काम होता है। तो इसमें लिखा है सवारी पत्तन, अच्छा भाई, अब लोगों को भी तो आना जाना होगा, जैसे मुंबई से जाते आते, लंदन से आते, न्यूयॉर्क से यही काम हो रहा है। तो देखिए पाइपलाइन परिवहन भी होता है, मतलब पाइप के थ्रू आप कुछ चीजें भेज रहे हैं, कुछ क्या भेजेंगे आप, तेल भेजेंगे, नेचुरल गैस भेज लेंगे, ये सब करेंगे। ये जो है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल के परिवहन का सबसे सुगम साधन यही है, पाइपलाइन। ठीक है, आप ना कभी इधर आओ, क्या बोलते हैं, मुरादाबाद से जब आप आते हैं ना, दिल्ली के अंदर घुसते हैं, गाजियाबाद पड़ता है। तो गाइस वहां पे आप ना बिल्कुल बीच में एक पाइपलाइन देखते हैं, गंगा गंगा नदी का पानी आ रहा है, एक राम गंगा नहीं, ये जो ब्रज घाट पे जो गंगा जी बहती है ना, वहां से पानी आ रहा है गाजियाबाद के लिए।
तो पाइपलाइन के थ्रू होता है, आ रहा है, ठीक है? तो वही यही पाइपलाइन की बात हो रही है। तो इस तरह से आप पानी भी भेज रहे हो, वैसे ही आप प्राकृतिक गैस भी भेजते हैं, वैसे ही आप खनिज तेल भी भेजते हैं, ठीक है? पढ़ेंगे आप पूरा, जब आप पीसीएस के लिए पढ़ेंगे सारी कहानियाँ पढ़ लेंगे। विश्व के कुछ प्रमुख पाइपलाइन की बात करते हैं, तो यहीं पे पढ़ लिया आपने। एक हो गया आपका टैप लाइन, यहाँ लिखा टैप लाइन, ट्रांस अरबियन पाइपलाइन। ये जो है दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित खनिज तेल उत्पादक देश, खनिज तेल कहाँ पे हो रहे हैं? जैसे लेबनान, सीरिया। गाइस ये कहाँ मिलेगी ये जगह मालूम है? ये इज़राइल वाला एरिया है, इज़राइल तो आपने बहुत सुन लिया, उसके आस-पास। जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब से भूमध्य सागर के तट पर स्थित तेल शोधनशालाओं या बंदरगाहों तक फैली हुई पाइपलाइन का एक क्या है, सघन जाल है। मतलब यहाँ है यूरोप, यहाँ है अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ आपके अरबिक कंट्रीज हो गए, ये है आपका भूमध्य सागर। तो कहानी चल रही है यहाँ, मतलब यहाँ से आप यहाँ की तरफ आ रहे हो, ठीक है? अच्छा, इसमें लिखा है टैप लाइन की कुल लंबाई यहाँ पे लिखी है 1600 किलोमीटर। ये फारस की खाड़ी में स्थित तेल कुओं को सिडान नामक नगर से जोड़ती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बिग इंच पाइपलाइन, इसके द्वारा खनिज तेल को यूएसए में मेक्सिको की खाड़ी के तटीय कुएं से उत्तर पूर्वी क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता है। जब आप यहाँ पे ऐसे करके कैसे बनाते हुए तो भूल गए, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। तो ये होती है आपकी मेक्सिको की खाड़ी, ये है आपका यूएसए। तो यहाँ से कहानी आ रही है पाइपलाइन के थ्रू पूर्वी तट तक, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा है ईएसपीओ तेल पाइपलाइन, रशिया चाइना की एक संयुक्त परियोजना है। अब ये ऊपर रशिया होता है, इसके नीचे चाइना होता है, यहाँ से यहाँ कुछ पाइपलाइन चल रही होगी। फिर इसमें लिखा है नॉर्ड नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, ये गैस पाइपलाइन है गाइस, ठीक है? कहीं तेल जा रहा है, कहीं कहीं गैस जा रही है। तो ये बाल्टिक सागर होते हुए रशिया और जर्मनी के बीच बिछाई गई है। मतलब जब आप बनाते हैं ये यूरोप बन गया, ये रशिया बन जाता है इधर, ठीक है? यहाँ अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है, ये यूरोप आ गया, ये रशिया आ गया, ठीक है? ये मतलब एशिया, एशिया में ये रशिया। तो रशिया जो है यूरोप में भी आता है और रशिया में भी आता है। तो यहाँ कहीं जर्मनी से होते हुए आप रशिया तक पहुंच रहे हैं, ठीक है? अब इसमें लिखा है भारत नेपाल पाइपलाइन, भारत के ऊपर नेपाल आप जानते ही हैं, ठीक। अब इसने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थ की आपूर्ति के लिए इसे भारत में बिहार के मोतीहारी से नेपाल के अमलेखगंज के बीच बिछाया गया। जब आप ऐसे करके भारत बनाते हैं, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, ये पूर्वी साइड है। तो यहाँ पे आपका आता है बिहार, ये आता है आपका नेपाल। तो यहाँ से यहाँ कहीं जा रही है पाइपलाइन, लंबाई है 81 किलोमीटर, ठीक है? तापी इंपॉर्टेंट, टीएपीआई गैस पाइपलाइन है, तुर्कमेनिस्तान के कैप्सियन सागर क्षेत्र से, कैप्सियन थी हमने देखा था, रशिया से जो आ रहा था, ठीक है? जो नदी बहती हुई कैस्पियन सागर में गिरी, वही उसी के पड़ोस में तुर्कमेनिस्तान है, राइट? तो कैस्पियन सागर क्षेत्र में स्थित क्या है, इसमें गाल गिनिश गैस क्षेत्र से जो है अफगानिस्तान के हेरात और कंधार, पाकिस्तान के क्वेटा, मुल्तान होते हुए भारत के पंजाब, ठीक है? मतलब तो तुर्कमेनिस्तान का टी ले लेते हैं, अफ़गानिस्तान का ए ले लेते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान का क्वेटा और मुल्तान, पाकिस्तान का पी ले लेते हैं, भारत का पंजाब है तो भारत का आई लेते हैं, तापी, TAPI तापी। तो ये इस तरह से बिछाई गई। कुल लंबाई 1814 किलोमीटर होगी। इसके निर्माण में आने वाले खर्च का वित्तीय ये है ADB, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया जा रहा है। खर्चा ये कर रहा है। वायु वायु परिवहन की बात करते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं गाइस। तो कहानी कुछ ऐसी है, थोड़ा सा और बचा है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। आई होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। देखिए, वायु परिवहन यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट की बात है। वायु परिवहन का विकास जो है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में होता है। 20वीं शताब्दी यानी 1900 से 2000 के बीच का टाइम। दो विश्व युद्ध में 1900 से 2000 के बीच का टाइम है। तो इसने कहा दो विश्व युद्ध में क्या है, वायुयानों की डिजाइन, आकार, उड़ान तकनीकों में विकास के लिए प्रोत्साहित किया गया। मतलब ये जो विश्व युद्ध हुआ है ना, उसने भैया प्रोत्साहित किया, भाई ऐसा कुछ होना चाहिए जो उड़ के जाए आसानी से, ठीक है? विश्व युद्ध की वजह से ये सब, इस सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचा गया। आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए, अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले वायुयान क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल के निचले भाग में उड़ते हैं। यानी कि जब आप ऐसे, पृथ्वी होती है, पृथ्वी के ऊपर लेयर्स बनती हैं। तो सबसे पहला वाला लेयर होता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल। तो इसने कहा क्षोभ मंडल के ऊपरी साइड और समताप मंडल की निचली साइड, यानी कि यहाँ कहीं पे उड़े हैं।
ठीक है? यहाँ मौसम संबंधी समस्याएँ नहीं होती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा बादल-वादल ये सब देखने को नहीं मिलते। वायु मार्गों का निर्माण जो है 2 कारणों से होता है। देखिए, पहला कारण सॉरी निर्धारण 2 कारकों से होता है। मतलब कौन-सा मार्ग बनाया जाए मतलब क्या देखा जाए कि वायु मार्ग बने। तो इसके संचालन के लिए क्या है धरातल पर उपलब्ध सुविधाएँ जैसे कि हवाई अड्डा होना चाहिए, मौसम संबंधी सूचना सेवा भैया ये भी तो पता है मौसम कैसा चल रहा है, तकनीक बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है? जाँच-पड़ताल भई रख-रखाव, तकनीकी जाँच-पड़ताल, रख-रखाव ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, अगर ये है तो आप बना सकते हैं। मार्ग बनाइए भैया और उड़ाइए प्लेन। द्वितीय है आपका पर्याप्त संख्या में क्या है यात्री और सामान हो। भैया आपने बना तो दिया, यात्री है नहीं, आपके पास सामान है नहीं। अब है वायुयान सेवाएँ 2 प्रकार की होती हैं। एक हो गया राष्ट्रीय सेवाएँ होती है, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय सेवाएँ में क्या होता है? घरेलू सेवा, यानी कि आप अपने ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, लाइक दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय में भाई आप दू देश ट्रैवल कर रहे हैं, आप मुंबई से दुबई चले गए। इस तरह का पर्थ, मुंबई, रोम, लंदन वायु मार्ग, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ और लंदन के बीच यात्रा हेतु लघुत्तम सबसे छोटा वायुमार्ग ये कहते हैं। गाइस देखिए यहाँ पे एक फिर से बनाते हैं। ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये हो गया रुको जरा, ठीक है। ये हो गया यूरोप, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया एशिया, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इसने कहा सबसे छोटा पर्थ यहाँ पे है। पर्थ से आप गए मुंबई, ये भारत में है मुंबई। फिर आप इटली में रोम चले गए यहाँ। फिर रोम से आप लंदन चले गए, लंदन तो यहाँ पे है कहीं ऊपर यहाँ पे। तो ये इसने कहा भैया ये सबसे लघुत्तम वायुमार्ग है। विश्व के कुल वायुमार्गों के 60% भाग का प्रयोग जो है अकेला कौन कर रहा है? यूएसए। यूएसए यहाँ पे है इतने में, तो 60% तो यूएसए ही यूज कर रहा है। चलो, मतलब यूएसए के ही जल वायु मार्ग हैं सारे 60% एटलीस्ट। चलिए, अब हम कहाँ थी हमारी कहानी? ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आप पहुंच गए, पर्थ वाला हमने बात कर ली इतनी। हाँ, तो गाइस कभी कभी लैपटॉप हैंग करने लगता है या कुछ हो जाता है पता नहीं। तो हाँ, अब कम्युनिकेशन यानी कि संचार की बात कर लेते हैं। यानी कि अब आप चिट्ठी-पत्री भेजेंगे और देखिए, संदेश भेजेंगे अब आप। कम्युनिकेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश या सूचना की पहुँच सुनिश्चित करने की व्यवस्था को हम क्या बोल रहे हैं? कम्युनिकेशन। यानी संदेश जा रहा है, सूचना जा रही है आपकी। फिर इसमें लिखा है आरंभ में परिवहन के साधन ही संचार के साधन होते हैं। यानी आपने चिट्ठी लिखी, ट्रेन में एक आदमी बैठा, आपकी चिट्ठी को ले गया, कहीं उतरा और दे दिया। यानी कि ट्रेन से गया भाई। ठीक है। ऐसे में डाक, तार, प्रिंटिंग प्रेस, दूरभाष, उपग्रहों की खोज ने संचार को आसान बना दिया, तीव्र बना दिया भाई। देखो उपग्रह आए तभी मोबाइल बन गया। ठीक है, तो थोड़ा-सा आसान हो गया भाई। पहले जाने में टाइम लगता था, आपका संदेश एक जगह से दूसरी जगह अभी थोड़ा-सा आसान हो गया। इसमें लिखा है मापदंड और गुणवत्ता के आधार पर संचार साधनों को कुछ श्रेणियों में बाँट दिया। एक हो गया संचार के साधन, एक हो गया यहाँ पे एक हो गया आपका सार्वजनिक, सार्वजनिक राइट? व्यक्त यहाँ पत्र हो गया, दूरभाष हो गया यानी टेलीफ़ोन हो गया, आपका टेलीग्राम हो गया, फैक्स हो गए, मेल इंटरनेट, ईमेल इंटरनेट ये सब हो गया। सार्वजनिक की बात है रेडियो हो गया। मतलब ये तो भैया एक से दूसरे बंदे के लिए है। भैया हमने आपको फ़ोन किया, आपने सुन लिया, एक बंदा। अब रेडियो पे कुछ कहानी चल रही है, पूरा भारत सुन रहा है। टेलीविज़न पे चल रहा है, सास भी कभी बहू थी, सब देख रहे हैं। फिर इसमें सिनेमा सब देख रहे हैं, पिक्चर, छावा। फिर उपग्रह की बात करें ये भी उपग्रह समाचार की बात करें सब सुन रहे हैं। पत्र-पत्रिकाएँ सब देख रहे हैं, पुस्तकें सब, जनसभाएँ सब, गोष्ठियाँ, सम्मेलन सब देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सार्वजनिक, ठीक है। एक हो गया व्यक्तिक, एक हो गया सार्वजनिक। इसमें लिखा है व्यक्तिक संचार यंत्र, पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश अथवा सूचना पहुँचाने का कार्य कर रहा है। मतलब एक से दूसरे बस। मैंने किया, आपको किसी एक पर्टिकुलर बंदे को करा, बात कर ली। फिर उपयुक्त सभी व्यक्तिगत संचार तंत्र में इंटरनेट सर्वाधिक प्रभावी और क्या है आधुनिक तकनीक है। भैया बिना इंटरनेट के आप नहीं कर पाएँगे, व्हाट्सएप नहीं कर पाएँगे, व्हाट्सएप कॉल नहीं कर पाएँगे, ठीक है? आप फेसबुक पे मैसेज नहीं कर पाएँगे, आप इंस्टा पे मैसेज नहीं जो भी है, ठीक है? यह उपयोगकर्ता को ईमेल के माध्यम से ज्ञान और सूचना की दुनिया में सीधे पहुँच बनाने में सहायता मतलब ईमेल से भेज रहे हो, हालाँकि आजकल ईमेल ईमेल से व्हाट्सएप चल रहा है, तो एक ही बात है। सार्वजनिक संचार तंत्र की बात करते हैं, तो इससे जो है जनसाधारण तक संदेश और सूचना पहुँचाई जाती है, ठीक है? मतलब लोगों तक सूचना पहुँचा रहे हैं आप इसके द्वारा, ठीक है? इसके लिए क्या है
मुद्रण माध्यम यानी कि अखबार हो गया, पत्र-पत्रिकाएँ हो गया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी कि रेडियो, टेलीविज़न हो गया, इनका यूज़ करा जाता है, इनके बिना नहीं हो सकता है। अब रेडियो की बात करें, विश्व में सबसे पहले 1895 में क्या है आपका मार्कोनी द्वारा एक अस्थायी स्टेशन से रेडियो प्रसारण किया गया। मार्कोनी द्वारा अस्थायी कोई स्टेशन होगा, वहाँ से 1895 में सबसे पहले रेडियो प्रसारण होता है। भारत में रेडियो का प्रसारण कब हो रहा है? 1920 के दशक में, ठीक है। अब पहले कार्यक्रम का प्रसारण कब होता है? 1920, ये दशक की बात करें ना, तो 1923 में पहला प्रसारण रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा किया गया, ठीक है। तब से इसने असीमित लोकप्रिय मतलब बहुत सारा ये लोग बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया, लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन आने लगा। ऐसा 1927 को इरविन इरविन लॉर्ड इरविन द्वारा क्या है, इंडियन ब्रॉडकास्ट कंपनी यानी बॉम्बे का उद्घाटन किया गया। सरकार द्वारा अधिग्रहण के पश्चात 1930 में उद्योग और श्रम मंत्रालय के अंतर्गत इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस नाम से सेवाएं जारी की गई, ठीक है। कोई नहीं पूछ रहा है सब। फिर 90 हाँ, रेडियो के बारे में थोड़ा पूछ सकते हैं। 1935 को क्या होता है कि मैसूर में निजी क्षेत्र का रेडियो स्टेशन यानी कि आकाशवाणी मैसूर, ये इसकी स्थापना कर दी गई। कब? आकाशवाणी मैसूर 1935 में। 1936 में पहला समाचार बुलेटिन यानी कि इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस द्वारा जो है प्रसारित किया गया। फिर 1936 में मतलब ये रेडियो के बारे में कहानी सुना दी इसने। फिर 1936 को क्या है, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को क्या है, ऑल इंडिया रेडियो सब सुन रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई थोड़ी सी, जैसे ये ऑल इंडिया रेडियो हो गया, आकाशवाणी हो गया, तो सब सुनते रहते हैं, ठीक है। तो नाम दे दिया गया, ठीक है। मतलब किसको नाम दिया? इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो बोल दिया गया। फिर 1957 को क्या होता है कि विविध भारती द्वारा क्या होता है, प्रसारण सेवाएं शुरू हो गई, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो हो गया, सूचना हो गया, शिक्षा, मनोरंजन से जुड़े विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित करता था। ऑल इंडिया रेडियो ये सब काम करता है, सूचना देता था, शिक्षा, मनोरंजन, इन सबसे रिलेटेड हर चीज आपको AIR पे मिल रही है। टेलीविजन की बात कर लेते हैं, तो इसमें सूचना के प्रसार और आम लोगों को शिक्षित करने में टेलीविजन प्रसारण एक क्या है, अत्यधिक प्रभावी दृश्य श्रव्य माध्यम के रूप में उभरा। मतलब आप देखिए, रेडियो में आप सिर्फ सुन पा रहे थे, इसमें आप देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं, ठीक है। तो भारत में पहले टेलीविजन स्टेशन की शुरुआत कब होती है? 1959। वो ऑल इंडिया रेडियो के एक भाग के रूप में होती है। ऑल इंडिया रेडियो से सुन पा रहे हैं आप, फिर अब टेलीविजन आ रहा है तो आप देख भी रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें लिखा है 1976 में क्या है, दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो जो ऑल इंडिया रेडियो का क्या है, एक भाग है, अंग है, ठीक है। तो अलग कर क्या है, एक नया विभाग बना दिया गया, मतलब ऑल इंडिया रेडियो को अलग कर दिया गया, दूरदर्शन अलग से आ गया, ठीक है। अब उपग्रह संचारित सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो उपग्रह सैटेलाइट, ठीक है। तो इसने कहा संचार स्वयं में एक क्या है, विधा है, ठीक है। ये अन्य साधनों का भी नियमन करता है। उपग्रह के माध्यम से दूरसंचार टेलीविजन के कार्यक्रमों का प्रसारण में सहायता मिलती है। मतलब वही उपग्रह की हेल्प से आपकी मतलब ये पृथ्वी है, यहाँ पे एक कोई सैटेलाइट है, यहाँ से सिग्नल जा रहा है, इसके बाद वापस आ रहा है पृथ्वी पे, कहीं पे भी पहुँच जा रहा है। ये आसानी हो गई थोड़ा-सा। ऐसे उपग्रह के उपयोग से एक विस्तृत क्षेत्र का सतत और सामरिक दृश्य प्राप्त होने के कारण उपग्रह संचार सामाजिक, आर्थिक, सामरिक कारणों से महत्वपूर्ण हो जा रहा है, ठीक है। तो उपग्रह से प्राप्त चित्रों का मौसम के पूर्वानुमान, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, सीमा क्षेत्रों की चौकसी, इन सब मतलब सैटेलाइट की हेल्प से आप सब कुछ कर रहे हैं। मतलब इसने कहा कि आप जैसे GPS का यूज़ कर पा रहे हैं, आप सैटेलाइट से आप अपने बॉर्डर देख पा रहे हैं, आप आपदा आ रही है, कहीं पे बाढ़ हो रही है, आप ये सब चीज़ें सैटेलाइट से देख पा रहे हैं। इसमें लिखा है साइबर स्पेस इंटरनेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत संसार है, ठीक है। मतलब गाइस ये साइबर स्पेस की अगर हम बात करें तो सब कुछ कंप्यूटर के अंदर है भाई, ठीक है। ये वर्ल्ड वाइड वेबसाइट www जैसे इंटरनेट द्वारा क्या है, आवृत्त है, ठीक है। सरल शब्दों में यह भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के सारे संचलन के बिना कंप्यूटर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युत अंकीय दुनिया है। मतलब यार गाइस ये ऐसा कह रहा है कि यहाँ एक बंदा बैठा है, वो कुछ भेज रहा है उसको मैसेज, यहाँ एक बंदा बैठा है कंप्यूटर लेके, उसको कुछ प्राप्त करना है, तो ये जो है इसने सूचना भेजी, यहाँ पहुंच गई, और ये किसकी 01 की फॉर्म में पहुंचती है, और विद्युतीय अंकीय दुनिया है भाई, मतलब इसके थ्रू आप भेज रहे हैं, ठीक है। और कुछ नहीं, छोटी मोटी बातें लिखी हैं इसमें, ज्यादा कुछ बहुत डीप में नहीं लिखा है, वो ऊपर ऊपर से कर दिया। डीप में होता तो ज्यादा अच्छे से और शायद समझ में आता। इतना इतना ही समझ में, इससे ज्यादा हमें समझना भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग।
तो गाइस कितने क्वेश्चन है? अरे ये तो खत्म हो गई कहानी। चलिए, अब इसमें लिखा है निम्नलिखित में से संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो भाई हमने देखा था अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर, राइट? कौन सा देखा था हमने? ओके, उत्तरी अटलांटिक महासागर। इसमें पर्थ से लंदन तक का लघुत्तम वायु मार्ग हमने कहा था ना, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, पर्थ से आप मुंबई आते हैं, मुंबई से आप कहाँ जा रहे थे भाई? इटली में कौन सी जगह थी? रोम, रोम से फिर आप लंदन जा रहे थे। पर्थ नहीं, पर्थ, पर्थ मुंबई, रोम, लंदन, ठीक है। इसमें कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, कैनेडियन, कनाडा में आ जाइए। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे यानी कि कनाडा में आते हैं ऐसे रेल यहाँ से यहाँ तक की कहानी है। तो 2 स्टेशन कौन-कौन से? एक तो यहाँ पे मॉन्ट्रियल था, एक यहाँ पे वैंकूवर था, ये 2 थे शायद, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है अलेक्जेंड्रिया समुद्री पत्तन, अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया समुद्री पत्तन है, कहाँ पे है भाई? तो ये हमने पढ़ा था मिस्र, राइट, जॉर्डन, लीबिया, ठीक है। तो ये हमने दोस्तों पढ़ा था मिस्र में, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया मिस्र में, और मिस्र का है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन-सा एक बंदरगाह क्या विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह कहलाता है? ये आपका मिलेगा आपको ब्यूनस आयर्स नहीं, कॉफ़ी बंदरगाह आपका मिलेगा उसमें, कहाँ पे? ब्राज़ील में, ठीक है। तो ब्राज़ील में कौन-सी जगह है? ब्राज़ील में आपकी कौन-सी जगह है? सैंटोस, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, तो दिल्ली से टोक्यो, ओह माय गॉड! जापान पहुँचे आप दिल्ली से। तब उड़ान में निम्नलिखित अवतरण हवाई मतलब आप दिल्ली से जा रहे हैं, जापान का टोक्यो जगह है, तो कौन-कौन से आपके कहाँ-कहाँ से होते हुए जाएँगे? डायरेक्ट नहीं पहुँच रहे हैं तो? किस तरह से जाएँगे? जैसे कि मान लेते हैं ये भारत है। भारत के बाद ऐसे-ऐसे करके यहाँ पे जापान गई हैं, तो आप दिल्ली में हैं। दिल्ली से सबसे पास इसमें लिखा है हनोई है, बैंकॉक थाई बैंकॉक हो गया, ताइपे हो गया, हांगकांग हो गया। ओहो! तो गाइज़ ये जो क्वेश्चन है कहाँ आईएएस का आया हुआ है, थोड़ा-सा मुश्किल। और यहाँ पे हो गया टोक्यो, ठीक है? यहाँ दिल्ली है, यहाँ दिल्ली है, यहाँ टोक्यो है, ऐसे करके जा रहे हैं। तो हांगकांग यहाँ कहीं पड़ेगा चाइना के आस-पास इधर, बैंकॉक इधर कहीं पड़ जाएगा, ठीक है? तो कहानी कुछ ऐसी है कि बैंकॉक यहाँ कहीं पड़ जाएगा बैंकॉक, फिर बैंकॉक से आप जाएँगे हनोई, हनोई से 1 हांगकांग जाएँगे, ये चाइना में पड़ जाएगा। फिर यहाँ से आप जाएँगे ताइपे, ताइपे से आप चले जापान चले जाएँगे, ठीक है आप। फिर इसमें लिखा है वेनेजुएला के निम्नलिखित पत्तन नगरों में, ये आप मैप में देख लेना। वेनेजुएला के निम्नलिखित पत्तन नगरों में से किस एक को तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया है? तो ये वेनेजुएला कहाँ पे? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलेगा आपको। तो कौन-सा वो जो है तेल पत्तन है गाइस, वो है आपका मराकेबो। जब आप ऐसे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट बनाते हैं ना ऐसे करके, तो यहाँ पे वेनेजुएला मिलता है, वहीं पे आपको मराकेबो मिल जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सी नहर नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? कौन-सी नहर की बात करें? यहाँ पे है वोल्गा दोन नहर, नहर लुड, ओके। तो इसका आंसर हो गया आपका लुडविग्स नहर, कहाँ का है? यूपीपीसीएस प्री 2017 का क्वेश्चन है। चलिए एक यहाँ पे हमारा खत्म होता है ये वाला चैप्टर। नेक्स्ट जो आएगा सौर विकिरण, ऊष्मा बजट और तापमान, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों को ये जो चैनल है या फिर ये वीडियो है ज़रूर शेयर करिएगा अगर आप लोग को पसंद आई हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 33 सौर विकिरण, ऊष्मा, बजट और तापमान के साथ। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।